Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So I welcome you all to the 25 days economic capsule series और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी को। इससे पहले हमने ऑलरेडी नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑन ट्रेड के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ मनी के ऊपर है। इस नोट्स के अगर पीडीएफ को, लेक्चर के पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप नीचे पिन कमेंट में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और यही हमारा बैंकिंग का बेसिक्स भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है क्या। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि व्हाट इज अ मनी, आखिर मनी है क्या। तो बेसिकली मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आसान भाषा में कहा जाए तो जब आप किसी भी सामान को या आप किसी भी सेवा को, सर्विस को जब आप परचेस करते हो तो मनी आपको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे सपोज आपने एक बिस्किट किना और इस बिस्किट का वैल्यू है 10 रुपीज, तो बेसिकली ये 10 रुपीज ही वो मनी है जो आपके बीच और दुकानदार के बीच के ट्रांजैक्शन को पूरा करता है। सो इसीलिए लिखा जा रहा है कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब भी आप किसी गुड्स को परचेस करते हो या जब भी आप किसी सर्विस को परचेस करते हो तो यू हैव टू पे अ सम ऑफ मनी जो कि आपके बीच के ट्रांजैक्शन को पूरा करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और ये कॉन्सेप्ट है हमारा फंक्शन ऑफ मनी। बेसिकली मनी का क्या क्या फंक्शन होता है, व्हाट फंक्शन डज अ मनी परफॉर्म्स। सो सबसे पहले इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। आप किसी भी चीज के वैल्यू को मेजर किससे करते हो, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। सपोज एक वॉच है और वो वॉच है 1000 रुपीज का और एक वॉच है जिसका कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। तो इसके वैल्यू को मैंने मेजर किसने किया, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली मनी किसी भी चीज के वैल्यू को मेजर करता है। दूसरा, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि हमने ऑलरेडी देखा कि अगर आपको किसी चीज को परचेस करना है तो आपको मनी फैसिलिटेट करता है उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने में। आप दुकानदार के पास जाओगे, आप कोई भी गुड्स परचेस करोगे एंड इन रिटर्न यू विल पे हिम मनी। तो ये आप दोनों के बीच में एक्सचेंज को इजी बनाता है। थर्ड इज इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। हम मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं फॉर फ्यूचर। तो बेसिकली मनी का क्या है, एक वैल्यू है। नेक्स्ट, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप मनी को इजीली एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हो। सपोज यू आर लिविंग इन बिहार एंड आपका कोई फ्रेंड रहता है दिल्ली में, आपको इसको पैसा भेजना है, तो हाउ यू विल सेंड इट, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, तभी तो आप उसको भेज पा रहे हो ना। तो मनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे टर्म है दैट इज डिफर्ड पेमेंट। What is meaning of deferred payment? It is basically credit transaction. समझाते हूं इसको एक इजी एग्जांपल से। सपोज कर लेते हैं कि ये एक राहुल है और ये राहुल नाम के बंदे को एक कार परचेस करना है। कार का प्राइस है 10 लाख रुपीस, बट ये एक साथ कैश में पेमेंट नहीं कर सकता। सो ये क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और ये 10 लाख रुपीस का लोन ले लेगा। नाउ बैंक क्या करेगा, राहुल के बिहाफ में इस कार का पूरा पेमेंट कर देगा और ये कार राहुल को मिल जाएगा और इन रिटर्न राहुल बैंक को मंथली ईएमआई पे करेगा। इट मींस कि राहुल को ये कार क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मिला। सो मनी डिफर्ड पेमेंट के तौर पे भी काम करता है, जिसको हम बोलते हैं बाय नाउ पे लेटर। यानी कि ये ईएमआई के तौर पे जो आप चीजें को, सामान को कीनते हो उसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये है फंक्शंस ऑफ मनी।
नेक्स्ट हमारा है कि कितने टाइप्स के मनी होते हैं। तो स्टार्टिंग में चलता था बार्टर सिस्टम, यानी कि पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस। यानी कि अगर ये एक इंसान है जिसके पास मुर्गी है और ये एक इंसान है जिसके पास एप्पल है, तो ये दोनों आपस में अपने गुड्स को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ सर्विस में भी होता था कि अगर आप कहीं पे हेयर कटिंग के लिए जा रहे हो तो आप इन रिटर्न उसको एप्पल दे सकते हो या मुर्गा दे सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विस का क्या कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे। बट इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मे बी मेरे पास जो गुड्स है सामने वाले का वो वांट नहीं है, तो इसमें मुझे उसको ढूंढने में दिक्कत होती थी जिसको वो चीज चाहिए जो मेरे पास है। यानी कि अगर मेरे पास एप्पल है तो मुझे एक ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जिसे उन एप्पल्स की जरूरत होगी और वो इन रिटर्न मुझे कुछ दे पाएगा। तो यहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का दिक्कत होता था। कोई भी चीज का एक कॉमन यूनिट नहीं था। यानी कि आप किसी भी चीज के कॉमन यूनिट को फिक्स नहीं कर पाते थे। और तीसरा दिक्कत आता था कि इसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती थी। अब सपोज कर लीजिए कि आप एप्पल्स लिए जा रहे हो, बट एट द एंड आपको कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना है। और दूसरा दिक्कत ये भी है कि ये पेरिशेबल गुड्स है तो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएंगे। तो ये कुछ दिक्कत था हमारा बार्टर सिस्टम में, जिसके वजह से इसको हटा दिया गया। इसके बाद आया हमारा नेक्स्ट, दैट इज योर, पहले एवोल्यूशन ऑफ मनी को थोड़ा समझ लेते हैं कि पहले हमने देखा कि बार्टर सिस्टम चलता था, फिर गोल्ड्स के कॉइन आने लगे, फिर मेटल्स कॉइन आया, फिर पेपर नोट्स आया, देन प्लास्टिक कार्ड्स, नाउ इलेक्ट्रॉनिक मनी, और नाउ अब हम क्रिप्टो तक पहुंच गए। तो ये एक पूरा का पूरा जर्नी है जो एवोल्यूशन ऑफ मनी को दिखाता है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक इमेज लगा दिया था। चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मनी, दैट इज योर कॉमोडिटी मनी। नाउ व्हाट इज कॉमोडिटी मनी? बेसिकली ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज था जो कि वाइडली एक्सेप्टेड था। ठीक है, कुछ गुड्स बिकम हो जाते थे एक वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि किसी कमोडिटी में, ठीक है, किसी एक मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर उसको एक कॉमन कॉमोडिटी की तरह यूज किया जाता था, कॉमोडिटी मनी। जैसे ये कहीं कहीं पे गोल्ड और सिल्वर के तौर पे था, कहीं सॉल्ट्स, कहीं कैटल्स, कहीं ब्रॉन्ज एंड कॉपर के कॉइन्स के तौर पे यूज किया जाता था। नाउ इन सब कॉइन्स का एक अपना इंट्रेंसिक वैल्यू होता था। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं गोल्ड को एज अ कॉमोडिटी मनी नहीं भी यूज करता हूं, देन ऑल्सो गोल्ड का अपना एक इंट्रेंसिक वैल्यू है। यानी कि मैं गोल्ड को अगर सेल करूंगा तो उसके बदले मुझे आसानी से कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी। तो जितना भी कॉमोडिटी मनी था वो उसका अपना एक इंट्रेंसिक वैल्यू होता था। बट इसमें भी दिक्कत क्या था, प्रॉब्लम्स, कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, स्टोरेज करने में बहुत दिक्कत होता था, और फॉरेनर्स में नॉट एक्सेप्टेड। यानी कि अगर आप फॉरेन ट्रेड में जा रहे हो तो फॉरेनर्स में नॉट एक्सेप्ट योर कैटल्स। अब किसी यूएस के बंदे से आप कुछ चीज ट्रेडिंग कर रहे हो और उसको बदले में कैटल्स दे रहे हो, तो वो कैटल्स का क्या करेगा? ठीक है, सॉल्ट आप दे रहे हो तो सॉल्ट का वो क्या करेगा? मे बी उसको नीड नहीं है। तो यहां भी वही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का दिक्कत कहीं ना कहीं हो रहा था। तो इसके चलते कॉमोडिटी मनी भी उतना ज्यादा सक्सेस नहीं किया। इसके बाद हमारा एवोल्यूशन होता है मेटालिक मनी। तो ये सिंपल मेटालिक मनी, यानी कि आप किसी भी मेटल्स, चाहे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, किसी का भी मेटल यूज कर सकते हो। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग मेटल्स को यूज किया गया। जैसे गुप्ता में आपने देखा सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स इशू किए गए थे चंद्रगुप्त के द्वारा। तो इसमें क्या होता था कि कॉइन का अपना अगेन इंट्रेंसिक वैल्यू होता था, दैट इज इक्वल टू द वर्थ ऑफ मटेरियल। यानी कि अगर आप गोल्ड का कॉइन बना रहे हो तो उसका वैल्यू इक्वल होगा गोल्ड के इंट्रेंसिक वैल्यू के। यानी कि अगर मैंने 1 ग्राम गोल्ड का सिक्का बनाया, 1 ग्राम गोल्ड से मैंने एक सिक्का बनाया, तो उस सिक्के का वैल्यू गोल्ड के इक्वल होगा। तो इसका भी इंट्रेंसिक वैल्यू होता था। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब कि उस मटेरियल का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पेपर मनी, जिसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था चाइना के टांग डायनेस्टी के द्वारा। ये छोटे मोटे एग्जाम में एज अ प्रीलिम्स क्वेश्चन बन सकता है। चाइना के टांग डायनेस्टी ने इसको यूज किया था और इसका कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता है।
कैसे नहीं होता ये अभी हम फिएट और लीगल टेंडर में जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। पेपर मनी का कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी डिमोनेटाइजेशन के बाद जो हमारे पुराने 500 के नोट्स है, क्या उनका कोई वैल्यू बचा है? ऑल्दो इट इज अ मनी, बट क्या उसका कोई वैल्यू है? नहीं। आप उस पेपर पे लिख सकते हो? नहीं। आप उस पेपर को सेल कर सकते हो? नहीं। यानी कि उसका कोई अपना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। बट सपोज कर लो कि अगर वही गोल्ड का कॉइन होता तो ऑल्दो अगर वो डिमोनेटाइज भी हो जाता फिर भी गोल्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू तो बना रहता, आप उसको सेल करके उतने ही प्राइस का कुछ कीन सकते थे। तो दैट इज व्हाट इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑल अबाउट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिएट मनी एंड लीगल टेंडर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फिएट मनी क्या होता है। तो फिएट मनी होने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। पहला कि या तो वो कॉइन के फॉर्म्स में हो, या तो वो करेंसी के फॉर्म में हो, और या तो वो वर्चुअल करेंसी के फॉर्म में हो, लाइक डिजिटल मनी, ठीक है। दूसरा कि फिएट मनी का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है और इसे कोई भी फिजिकल कमोडिटी के द्वारा बैक नहीं किया जाता है। तो ये चलता कैसे है? तो ये ट्रस्ट एंड ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट पे चलता है। यानी कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने इसको लीगली बैक्ड किया है, एश्योरेंस किया है, इसीलिए ये मनी सर्कुलेशन में। फॉर एग्जांपल अब ये मनी का कोई वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इससे लीगल टेंडर को हटा दिया, अब ये लीगली एक्सेप्टेड करेंसी नहीं है। यानी कि अब इस नोट का वैल्यू 0 है, इंडिविजुअली इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। यानी कि फिएट मनी ऑथोरिटी गवर्नमेंट से डिराइव करता है, चाहे आप इंडियन करेंसीज, इंडियन रुपीस, डॉलर, यूरो, ये सब फिएट मनी है। तो फिएट मनी होने के लिए दो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि पहले ये कॉइन्स करेंसी या वर्चुअल मनी के फॉर्म में हो, और दूसरा कि ये ऑथोरिटी लेते हो गवर्नमेंट का। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है लीगल टेंडर। कोई भी फिएट मनी लीगल टेंडर कब बनता है, ठीक है। जब हम किसी भी फिएट मनी को बोलते हैं तो वो लीगल टेंडर कब बनता है? तो बेसिकली लीगल टेंडर मनी दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय लॉ फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस। यानी कि लीगल टेंडर वैसा मनी है जो लीगली आपके देश में एक्सेप्टेड होता है। जैसे अभी के लिए ये 500 का नोट, इट इज अ फिएट मनी ऑल्सो प्लस इट इज अ लीगल टेंडर ऑल्सो। यानी कि ये फिएट और लीगल क्या है? दोनों है। फिएट क्यों है? क्योंकि इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। लीगल क्यों है? क्योंकि ये एक्सेप्टेड है। तो यानी कि लीगल टेंडर होने के लिए ये दो क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, एक तो उसको खुद ब खुद फिएट मनी होना होगा, दूसरा लीगली एक्सेप्टेड। जैसे अभी ये 500 का जो नोट है ये हमारे कंट्री में लीगली एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको एश्योरेंस दिया है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई पे टू बियर द सम ऑफ 500 रुपीज, और यहाँ नीचे गवर्नर का साइन है। यानी कि ये जो है ये लीगली एक्सेप्टेड है। यानी कि अगर आप 500 रुपए का फटा हुआ नोट आरबीआई को देते हो तो इसके बदले में आरबीआई आपको पैसा देगा। तो ये लीगली एक्सेप्टेड मनी है और ये फिएट हो गई। तो यहाँ पे एक नोट हम लोगों को पता चला क्या कि ऑल लीगल टेंडर इज फिएट मनी बट नॉट ऑल फिएट मनी इज लीगल टेंडर। एग्जाम्पल के लिए ये 500 का नोट, ये फिएट मनी भी है, यस इट इज अ फिएट मनी। ये लीगल टेंडर है, यस क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी के लिए लीगलाइज्ड है। बट पुराने 500 के नोट को अगर देखें तो वो फिएट मनी तो है बट वो लीगल टेंडर नहीं है। यानी कि जो भी लीगली एक्सेप्टेड करेंसी होगा वो अपने आप फिएट तो हो जाएगा, बट हर फिएट लीगल एक्सेप्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो ये हमें अच्छे से करके जाना है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ कि हु कैन प्रिंट मनी इन इंडिया। मनी को प्रिंट करने का पावर इंडिया में किसके पास है? तो बेसिकली ये पूरा का पूरा पावर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। वन लाइन आंसर,
लेकिन इसमें कुछ चीज हमको याद रखना है। 2 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट और 2000 के नोट, ये जितने भी नोट्स है या जितने भी करेंसीज है, इसे आरबीआई प्रिंट करता है अंडर आरबीआई एक्ट 1934, गवर्नर ऑफ आरबीआई के अंदर में होता है। बट 1 रुपी नोट एंड जितने भी कॉइन्स होते हैं, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है और फाइनेंस सेक्रेटरी का इसमें साइन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है। कॉइन्स को कॉइनेज एक्ट 2011 के अंदर देखा जाता है। तो यानी कि 1 रुपीस का नोट और जितना भी कॉइन्स है, इसे कौन इशू कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस पे साइन है फाइनेंस सेक्रेटरी का। बट उसके अलावा जितने भी करेंसीज है उसको आरबीआई गवर्नर अपने इशू करते हैं, मतलब अपने पब्लिश करके फिर उनमें उसका साइन होता है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर का। लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर बेसिकली कि ये एक्सेप्टेबल करेंसी है आपके देश का। बट अब सपोज आपने एक 10,000 का फोन किना और आपने दुकानदार को 10-10 रुपए के सिक्के ले जाके दे दिए, क्योंकि ये लीगल टेंडर है। तो क्या वो रिफ्यूज कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि कॉइन्स जो है वो हमारे यहां लिमिटेड लीगल टेंडर है, यानी कि रेसिप्टेंट जो पैसा ले रहा है ये इसके ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये रिफ्यूज भी कर देता है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। अब आप सामने से 10,000 का फोन ले रहे हो और उसको 10-10 का सिक्का ले जाके दोगे तो वो गिनने तो बैठेगा नहीं, तो वो उसको रिफ्यूज कर सकता है और उस पर कोई भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। वहीं पे अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? तो ये करेंसीज होते हैं, नोट्स होते हैं 500, 1000, 200 के। इस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, इस पे आप करोड़ों का डील कर सकते हो, और अगर कोई इसको लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। सपोज आपने कुछ परचेस किया और आप उसको 200 के नोट दे रहे हो, तो वो मना थोड़ी करेगा। मना करेगा तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन हो सकता है, क्योंकि ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। तो ये 2 एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमको समझ के रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि हाउ मच मनी कैन आरबीआई प्रिंट। एक कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि आरबीआई प्रिंट करता है। अब आरबीआई कितना मनी प्रिंट कर सकता है? क्या आरबीआई अपने मर्जी से जितना चाहे उतना मनी प्रिंट कर देगा? क्या आरबीआई के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है? तो बिल्कुल, आरबीआई के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है जिसे आरबीआई को फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली आरबीआई उतना ही वैल्यू का मनी प्रिंट कर सकता है जितना उसके पास रिजर्व्स में गोल्ड या फॉरेन करेंसी एसेट्स पड़े हुए हैं। यानी कि ये आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास उतने ही प्रिंट कर पाएंगे करेंसी जितना उनके तिजोरी में एसेट्स रखा हुआ है। इसलिए यहां पे लिखा गया है कि आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू कीप द सेम अमाउंट ऑफ रिजर्व इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, फॉरेन करेंसी फॉर विच ही हैज टू इशू द करेंसी नोट। यानी कि अगर वो 100 करोड़ रुपए प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ही हैज टू कीप द एसेट्स ऑफ 100 करोड़। ठीक है, बट ये एक आइडियल सिचुएशन हो जाता है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी के लिए आरबीआई फॉलो करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आरबीआई के पास उतना पैसा हो जितना वो प्रिंट करने जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आरबीआई को मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करता है, जो कि उसने 1956 ने अडॉप्ट कर लिया था। इसमें क्या बोला जाता है कि अगर आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए रिजर्व में रखे हुए हैं, अब ये 200 करोड़ रुपए कैसे हो सकते हैं? तो 115 करोड़ का वो गोल्ड रख सकता है, मतलब 115 करोड़ का गोल्ड्स रख सकता है, और बाकी 85 करोड़ का वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ट्रेजरी बिल्स रख सकता है। यानी कि अगर आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए का रिजर्व्स है, सो आरबीआई जितना मन उतना नोट छापेगा।
जितना मन उतना नोट अब शशिकांत दास प्रिंट करेंगे और सबके ऊपर उड़ाएंगे। क्या ऐसा है? नहीं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बट इतना हमको समझ आ गया कि जो हमने आगे कॉन्सेप्ट समझा, आइडियल सिचुएशन, कि जितना करेंसी प्रिंट करना है उतना का रिजर्व रखना होगा, वो अब इंडिया फॉलो नहीं करता है। इंडिया इज फॉलोइंग मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी कि आपको बस 200 करोड़ का एसेट्स रखना है और आप दनादन जितना चाहो उतना प्रिंट कर सकते हो। बट आरबीआई कभी भी जरूरत से ज्यादा नोट प्रिंट नहीं करने वाला। इसके पीछे का रीजन समझो क्या है। अब जब भाई आरबीआई के पास पावर है तो जितना मन उतना नोट प्रिंट करो, तो क्या डज आरबीआई प्रिंट्स अनलिमिटेड मनी? आंसर इज ऑलवेज नो, नो एंड बिग नो। क्योंकि आपको मैंने इन्फ्लेशन में पढ़ाया था कि जैसे ही आप मनी सर्कुलेशन बढ़ाओगे, अभी हम जब कल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मनी सर्कुलेशन का तो और इस कॉन्सेप्ट को मैं डेप्थ में बताऊंगा। जैसे ही आप मनी सर्कुलेशन को बढ़ाते हो, आपके देश में इन्फ्लेशन और बाकी चल के हाइपर इन्फ्लेशन भी आ सकता है, जहां पे करेंसी का वैल्यू जीरो हो जाता है। जिम्बाब्वे इसी सिचुएशन से जूझ रहा है, वहां पे करेंसी का वैल्यू जीरो के लगभग आ गया है, करेंसी हैज नो वैल्यू। सो हाइपर इन्फ्लेशन का एक तो दिक्कत, दूसरा डिवैल्यूएशन, करेंसी आपका डिवैल्यूएट कर जाएगा, डॉलर के सामने ये कमजोर हो जाएगा। यानी कि पहले जो $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज था, अब $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज हो जाएगा, यानी कि सामने से आपको 20 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इसके कारण क्या क्या होता है, मैंने आपको कल ही बताया था, एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन इंपोर्ट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट घट जाएगा। तो ये दिक्कत आती है, इसलिए कभी भी आरबीआई अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं करता है। आरबीआई कुछ कंडीशंस को देखता है, पहले देखता है कि करेंसी का डिमांड कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व कितना है। तो इस कुछ पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। अभी हम ये सब समझेंगे जब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसएलआर, सीआरआर, रिजर्व रेपो रेट, ये सब पढ़ेंगे तो अपने देखेंगे कि प्रिंटिंग करने से पहले किस किस कंडीशन को देखा जाता है। तो करेंसी डिमांड, इन्फ्लेशन, इन सब को देख के तब जाके आरबीआई फिर प्रिंट करता है। ऑल्दो यहाँ पे सिचुएशन है कि जब नीड हो तब आरबीआई प्रिंट कर सकता है, बट जनरली ये देखा गया है कि आरबीआई जरूरत से ज्यादा नोट प्रिंट नहीं करता है। इसका सिंपल आंसर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा होना देश के लिए अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन एकदम होना भी खराब है और जरूरत से ज्यादा होना भी खराब है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हमने पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ मनी को अच्छे से समझा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।